नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। ऐसा लगता है कि खामनेई साहब ने जो भाषण दिया, जो ईरान में टीवी पर आया और सारी दुनिया ने देखा, वो ट्रंप को बहुत नागवार गुजरा है। ट्रंप शायद ये उम्मीद कर रहे थे कि शुक्राना पढ़ेंगे खामनेई साहब उनके लिए, उनका शुक्रिया कहेंगे कि ट्रंप तुमने हमारे एटॉमिक सेंटर्स पे हमला किया, तुमने सारी बदतमीजियां की जो तुम कर सकते थे और इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। या फिर वो ये उम्मीद कर रहे थे कि ईरान की गवर्नमेंट नोबेल प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट करेगी, जैसे पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है। क्या उम्मीद कर रहे थे ट्रंप खामनेई से? आते टीवी पर और कहते कि हम हार गए हैं। अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि इजराइल को जबरदस्त मार पड़ी है। हालत यह है कि कम से कम एक शहर इजराइल का ऐसा है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बाकी डिटेल्स मैंने कल आपको बताई थी, जो तबाही के मंजर आए हैं सामने, और वहां के अपने टीवी चैनल कह रहे हैं कि असली नुकसान कितना हुआ है, एयर बेसिस पे कितना नुकसान हुआ है, आर्मी के सेंटर्स पे कितना नुकसान हुआ है, वो हमें पता नहीं। ऐसे में खामनेई साहब को क्या कहना चाहिए कि हम हार गए? कहना चाहिए शुक्रिया ट्रंप कि तुमने बचा लिया। और ट्रंप की जो बदतमीजी है उसका लेवल तो आप देखिए, ट्रूथ सोशल पर वो लिखता है कि मुझे एग्जैक्टली पता था कि खामनेई कहां है, लेकिन मैंने उनकी जान बख्श दी। जो लिखा है लंबा चौड़ा, उसका मतलब यही है कि मैंने उनकी जान बख्श दी। अब मैं आपको कल के अखबारों पर फिर ले जाता हूं। इजराइल का जो रक्षा मंत्री कार्ड्स है, उसने कहा कि हमने खामनेई को मारने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। तो जान कैसे बख्श दी भाई? मारने की कोशिश करना, नाकाम रहना और जान बख्श देना एक ही बात है। तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो या किसी गैंग के गुंडे हो, सुबह कुछ और कहते हो, शाम को कुछ और कहते हो, दोपहर होते होते बदल जाते हो। जो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था कनाडा, उसके साथ तो रिश्ते बना नहीं पा रहे। नोबेल प्राइज चाहिए। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह सारे मुल्क नहीं हो सकते कि तुम 19 बार कहो, 20 बार कहो कि मैंने सीज फायर कराया और सब खामोशी से रह जाएं। इसीलिए अरगाची ने एक बात बहुत क्लियर कही है। जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने एक बात बहुत क्लियर कही है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप वाकई चाहते हैं कि ईरान के साथ डिप्लोमेसी हो, बातचीत हो, तो खामनेई साहब के बारे में जरा तमीज से बात किया करें। खामनेई वहां के सर्वोच्च लीडर हैं और रिलीजियस लीडर भी हैं, धार्मिक भी और पॉलिटिकल, दोनों तरह के लीडर हैं। और एक देश के लीडर के साथ अगर आप बदतमीजी से बात करोगे, तो फिर उसके साथ आपको क्या लगता है कि कोई डायलॉग पॉसिबल है? डायलॉग तभी संभव है जब ट्रंप अपनी हदों में रहना सीखें और तमीज से बात करें। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात अरगाची ने कही है, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं। अरगाची ने एक और मजेदार बात कही है। उन्होंने कहा कि इजराइल गया था अपने डैडी के पास क्योंकि उसके पास कोई और चारा रह नहीं गया था। जिस तरह की बर्बादी और तबाही इजराइल में चल रही थी, और देखिए अरगाची ने बहुत ईमानदारी के साथ कहा है कि हमारा भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं कि यह दिमाग से निकाल दीजिए कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ है, ईरान का भी नुकसान हुआ है। जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि ईरान चूंकि एक बड़ा मुल्क है, उसके लिए एब्जॉर्ब करना फिर भी आसान है, लेकिन इजराइल जरा सा मुल्क है। और अगर इस तरह से लगातार हमले चलते रहे तो 1/3 तेल अवीव तो खत्म हो ही चुका था, आधा से ऊपर तेल अवीव खत्म हो जाता और दूसरे शहर भी तबाह होते। उसको एब्जॉर्ब कर पाना इजराइल के लिए मुमकिन नहीं था। इजराइल चोरों की तरह लड़ने का आदी है, गए बम गिराए लौट आए। सीधी लड़ाई लड़ने की ना आदत है, ना हैसियत है, ना औकात है इजराइल की। यह बात तब भी क्लियर थी और अब भी क्लियर है। इसीलिए अरगाची ने कहा कि इजराइल के पास कोई और चारा नहीं रह गया था अपने डैडी के पास जाने के अलावा। उन्होंने कहा कि हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है और फोर्दो जो एटॉमिक सेंटर है वहां पर रिपेयर का काम भी शुरू हो गया है। जैसे जैसे रिपेयर का काम बढ़ेगा वैसे वैसे समझ में आएगा कि असल नुकसान वहां पर कितना हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यह जंग हमेशा के लिए खत्म हो गई है? याद कीजिए, ईरान ने कहा था कि सीज फायर नहीं हुआ है, हाल्ट हुआ है, रुका है। फिलहाल एक दूसरे पर हमला करना हमने रोक दिया है, इतने पर समझौता हुआ है, कोई लॉन्ग टर्म का सीज फायर नहीं हुआ है। और ट्रंप जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं और जिस तरह की भाषा इजराइल के नेता बोल रहे हैं, एक डर लगातार बना हुआ है कि यह जंग दोबारा कभी भी शुरू हो सकती है। जैसे कार्ड, जिनके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया, उसने लगभग कल धमकी दी है इस बात को कि ईरान के साथ जंग दोबारा शुरू हो सकती है।
देखिए, इजराइल चाहता है लेबनान वाला मॉडल ईरान में भी अपनाना, कि सीज फायर हो जाए और उसके बाद अपनी मनपसंद जगहों पर जाकर आप हमले करते रहो। जैसे मैं आपको बताऊं कि कल रात को ही साउथ लेबनान में इजराइल ने बम गिराए हैं। अब देखिए, लेबनान की जो सरकार है वो तो कुछ कर नहीं सकती। ईरान और लेबनान में फर्क यह है कि लेबनान में हिजबुल्लाह सरकार नहीं है, एक तंजीम है जिसको हथियार रखने की इजाजत है, और वो भी छीनने की कोशिश लगातार अमेरिका कर रहा है। लेबनान जो स्टेट है, उसकी जो आर्मी है, उसकी तनख्वाह जो है वो अमेरिका से आती है। तो लेबनान स्टेट के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए हैं, अमेरिका ने जिनको बनवाया है, उनके मुंह में जबान नहीं है। वो बार बार ये कहते हैं कि इजराइल जो हमला कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन अंदर अंदर खुश होते हैं कि हिजबुल्लाह के ठिकाने वो तबाह कर रहा है। जितना हिजबुल्लाह कमजोर होगा उतने हम मजबूत होंगे, और मजबूत होकर अमेरिका और इजराइल की वैसे ही गुलामी कर पाएंगे जैसे जुलानी कर रहा है। ये लेबनान के हालात हैं। ईरान के हालात अलग हैं। ईरान स्टेट है, कोई तंजीम नहीं है, और इसीलिए उस स्टेट की आर्मी है, उस स्टेट के साइंटिस्ट हैं, उस स्टेट का पूरा सिस्टम है। तो अगर आप जाकर साउथ में बम गिरा रहे हैं और हिजबुल्लाह अभी फिलहाल लड़ने का फैसला नहीं ले रहा है, तो वो आपके लिए पॉसिबल है। वो मॉडल ईरान में नहीं चलेगा। ईरान में एक बम आप गिराएंगे तो फिर ईरान से भी मिसाइलें आपके यहां बरसेंगी, ये तय बात है। इसलिए अगर लेबनान मॉडल ईरान में लागू करने की कोशिश करेगा इजराइल, तो फिर जंग दोबारा शुरू होगी। इजराइल चाहता यह है कि फॉल्ट लाइंस जो ईरान के अंदर हैं, ईरान के अंदर ईरान की रिजीम को नापसंद करने वाले जो लोग हैं वो आगे आए, इसके जो जासूस हैं और बाकी सब हैं वो अंदर से प्रॉब्लम क्रिएट करें, तब वो बाहर से प्रॉब्लम क्रिएट करे और ईरान टूट जाए। ये प्लानिंग हमेशा से थी, और इसीलिए इनको लगा था कि 7 दिन में सब हो जाएगा। खामनेई को पहले दिन मार देंगे, लीडरशिप खत्म हो जाएगी, जो इनके जासूस और इनके चमचे यहां पड़े हुए हैं वो उठ खड़े होंगे, अंदर से दिक्कतें क्रिएट होंगी और ईरान टूट जाएगा। यही सोचा गया था, लेकिन हुआ उल्टा। इस लड़ाई में ईरान के लोग, वो लोग भी जो खामनेई के शासन के साथ नहीं थे, खिलाफ थे, वो भी ईरान को बचाने के लिए एक साथ आए। इसका एक मंजर कल फिर देखने को मिला, जब ईरान के शहीद जो साइंटिस्ट थे और आर्मी के अफसरान थे, उनके कफन दफन की बात, उनके अंतिम संस्कार का जब कार्यक्रम था, तो एक बार फिर तेहरान की सड़कों पर वो हुजूम देखने को मिला, जो बताता है कि ईरान की जनता एक साथ खड़ी है। इसलिए ईरान के साथ यह पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप वहां लेबनान मॉडल लगा पाओ, वहां जाकर बम गिरा पाओ। यह काम तो आप सिर्फ लेबनान और फलस्तीन जैसे इलाकों में, गजा जैसे इलाकों में कर रहे हो। गजा पर एक रिपोर्ट आई है, और देखिए, मैं गजा पर बोलना नहीं बंद करूंगा। मैं पिछले 2 साल से लगातार गजा पर बात कर रहा हूं, और गजा पर बोलना तब तक बंद नहीं करूंगा जब तक गजा पर अत्याचार हो रहा है, जब तक गजा में लोग मारे जा रहे हैं, जब तक गजा के लोगों से उनके हक छीने जा रहे हैं, जीने के हक भी छीने जा रहे हैं, तब तक मैं गजा पर बोलता रहूंगा। तो गजा के मुताल्लिक एक बड़ी खतरनाक खबर आई है, और वो खबर कहीं और से नहीं आई है, हारिज से आई है, जो शायद इजराइल का इकलौता अखबार है जो पूरी तरह से गोदी मीडिया नहीं हुआ है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ भी स्टैंड लेता है। हारिज में जो रिपोर्ट छपी है वो ये बताती है कि कुछ आर्मी के लोगों ने, आईडीएफ के लोगों ने, जो वहां पर पोस्टेड थे, उन्होंने खुद हारिज को आकर बताया कि हमें ऑर्डर ये मिला है कि इमदाद देने के लिए जब गजा के लोग आए तो भले कोई खतरा ना हो, भले किसी के हाथ में कोई हथियार ना हो, भले कोई हमला ना कर रहा हो, भले वो बेचारे आटा ले जाने के लिए, एक बोरी आटा ले जाने के लिए लाइन लगा के खड़े हों, लेकिन उनको गोलियां चलाओ और उनको मार डालो। यानी एक सेना को यह आदेश मिला है कि जो मजलूम आटे की बोरियां लेने आए हैं उनको गोली मारो, चाहे वो कुछ करें या ना करें। और यह आरोप जो लगा है वो इजराइल के ही एक अखबार में लगा है, और लगाने वाले जो हैं वो इजराइल के अपने सैनिक हैं। इसके बाद से इजराइल और दुनिया में तहलका मचा हुआ है। दुनिया का सबसे घिनौना, गंदा, घृणित
सबसे नीच, सबसे शैतानी काम कोई हो सकता है तो यह हो सकता है कि जो भूखे लोग एक बोरी आटा के लिए लाइन लगा रहे हैं उनको बिना किसी अपराध के गोली मार दी जाए। और यह काम, इमदाद देने आने वाले लोगों को मारने का काम, इजराइल लगातार 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 करता चला जा रहा है। यह पहली बार है। शायद उन सैनिकों को भी लगा हो, शायद इजराइल के उन आर्मी वालों को भी लगा हो कि यह हमसे जो काम कराया जा रहा है, यह तो इंसानों का नहीं, शैतानों का है कि जो लोग खाना लेने के लिए लाइन में लगे हैं उनको गोली मारा जाए। और इसीलिए उन्होंने हरीस के सामने यह बात बताई ताकि सारी दुनिया को पता चले। मैंने आपको बताया कि इसके बाद इजराइल में तहलका मचा हुआ है। नेतन्याहू कार्ड जिन लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर ब्लड लिबेल का आरोप लग रहा है। ब्लड लिबेल क्या होता है आप जानिए। एक पुराना आरोप है कि यहूदी जो हैं वो अपने कुछ जो कर्म करते हैं, जो उनका पूजा पाठ होता है, उसमें ईसाइयों का खून मिलाते हैं। जो खाने की चीज बनाते हैं उसमें ईसाइयों के खून का इस्तेमाल करते थे। है नहीं, पुरानी बात है, थे जब दोनों के बीच में लड़ाइयां थीं। तो इसको ब्लड लिबेल कहते थे। कहा जाता था कि ये घटिया हरकत यहूदी करते हैं। और नेतन्याहू और कार्ड जैसे लोगों का कहना है कि ये ऐसा ही आरोप हमारे ऊपर लगाया गया है और जांच भी हो रही है। लेकिन जांच कौन कर रहा है? खुद आईडीएफ जांच कर रहा है। ये बहुत अच्छा है। आईडीएफ पहले करे ये सारा कुछ। आप सोचिए कि आईडीएफ के जिन अफसरों ने, नेतन्याहू और कार्ड जैसे लोगों ने जो सीधे कह रहे हैं ऐसा हुआ ही नहीं है, जिन्होंने ये ऑर्डर दिए होंगे कि इमदाद देने आने वालों के ऊपर गोली चलाओ, वही जांच करेंगे और वही जांच करके रिपोर्ट देंगे। यह बड़ा अच्छा है भाई। वकील भी आपका, जज भी आपका, सब कुछ आपका। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुंसफ भी सब आप ही हैं। आप ही मुद्दई हैं, आप ही वकील हैं, आप ही मुंसफ हैं। तो इस जांच की रिपोर्ट क्या आएगी यह बताने की जरूरत नहीं है। जांच की रिपोर्ट आ गई, समझिए। कह दिया गया कि यह झूठा आरोप था, लेकिन यह आरोप झूठा नहीं है। यह बात बिल्कुल भरोसे के साथ कही जा सकती है। जिस तरह की रोज खबरें आ रही हैं, जिस तरह से रोज जो लोग इमदाद लेने जा रहे हैं उनमें से कुछ लोगों की हत्या की जा रही है, बहुत साफ दिख रहा है कि यह बहुत प्लान तरीके से हो रहा है। और अब मैं नहीं कह रहा, या हमारे जैसे लोग नहीं कह रहे, अब दुनिया में हर जगह यह बात कही जा रही है कि यह जो पूरा का पूरा लोगों को इमदाद देने का सिस्टम था, इसको फलस्तीनियों की हत्या का सिस्टम बना दिया गया है। और दुनिया भर में फलस्तीन की आवाज उठना बंद नहीं हुई है। दुनिया भर में अपने अपने तरीकों से लोग फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। स्पेन के राष्ट्रपति लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर ईयू सैंक्शन नहीं लगाएगा तो हम खुद भी सैंक्शन लगा सकते हैं। क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने कहा, आयरलैंड ने कहा, साउथ अफ्रीका तो है ही, कितने सारे मुल्कों ने कहा। और अगर हुक्मरानों को छोड़ भी दें तो अवाम तो सारी दुनिया की खड़ी हो रही है फलस्तीन के साथ। और शायद यही प्रेशर है कि किसी भी तरह का वहां एक सीज फायर कराना चाहते हैं ट्रंप। कल उनका बयान था कि हफ्ते भर के अंदर गजा के अंदर भी सीज फायर हो जाएगा। वो किस तरह का सीज फायर होगा उसके बारे में कल मैंने बताया था, जिसमें हमास के लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा। सऊदी अरबिया, इजिप्ट और कुछ और अरब मुल्क हैं, उनको कहा जाएगा कि तुम गजा का एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ, गजा को फिर से बनाओ। वेस्ट बैंक का एक इलाका कब्जा कर लेगा इजराइल और वादा किया जाएगा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा। यह कब होगा कोई नहीं जानता, पहले भी ऐसे वादे किए गए हैं। इस तरह का समझौता तुरंत में थोड़ी शांति भले स्थापित कर दे, साल 2 साल 5 साल थोड़ा शांति जैसा जरूर लगे, लेकिन फिर एक बार फिर लड़ाई होगी अगर इस तरह का घटिया समझौता लागू किया जाएगा। आप सोचिए, आप शरारत सोचिए कि नासिर हॉस्पिटल जो है, यह खबर जेरूसलम पोस्ट छापता है कि वो अबू सहाब के लोगों के कब्जे में चली गई है। अब यह अबू सहाब कौन है? मैं पहले भी बता चुका हूं कि अबू सहाब जो है वो एक्स ISIS है, यानी ISIS में वो था। और उसको इजराइल की गवर्नमेंट अब पैसे देकर खड़ा कर रही है हमास के खिलाफ। यह खड़ा हो जाएगा अगर इजराइल भी पैसा दे रहा है, अमेरिका भी सपोर्ट करेगा, तो जोलानी की तरह एक एजेंट यहां भी पैदा हो जाएगा। लेकिन जिस दिन यह बड़ा होगा, जिस दिन इसके अंदर फलस्तीनी जो भर्ती होंगे वो फलस्तीन की आजादी फिर मांगना शुरू करेंगे, तो फिर यही हमास बन जाएगा। फिर इसके ऊपर इजराइल गोले बारूद बरसाना शुरू कर देगा। यही खेल हो रहा है लंबे समय से। फतह की जगह हमास को खड़ा किया गया, लेकिन हमास जब खड़ा हुआ, उसके साथ फलस्तीनी जुड़े, तो उसने भी फलस्तीन की आजादी की मांग करनी शुरू कर दी।
अब हमास अगर कमजोर होता है, हमास को हटा के आप अबू शहाब के लोगों को ले आते हैं, तो कल फिर वही होगा और ये खेल बरसों चलता रहेगा। फलस्तीनियों का भी खून बहता रहेगा, इजरायलियों का भी खून बहता रहेगा और मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं होगी। मिडिल ईस्ट में शांति तभी हो सकती है जब फलस्तीनियों को वाकई आजादी दी जाए, उनको अपना मुल्क दिया जाए और खुद अपना मुल्क चलाने की इजाजत दी जाए। आप एक ऐसा टॉय टाइप का, खिलौना टाइप का मुल्क बना देंगे जिसके हाथ में ना कोई पैसा होगा, ना जिसके पास कोई आर्मी होगी, ना जो किसी तरह का विदेश नीति बना पाएगा, जैसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को आपने बना दिया है, जो वहां पर बस बैठी हुई है, हमास की मुखालिफत करती है, सबकी मुखालिफत करती है, अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाता है अब्बास, और बदले में उसको और उसके लोगों को पैसे मिलते हैं जिससे वो अय्याशी करते हैं। ऐसी रिजीम बनाने से कहीं भी फलस्तीन में कोई शांति होने वाली नहीं है, इस बात को नोट कर लेना चाहिए। आपका खुद कितना खर्च हो रहा है? एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि ईरान के साथ इजराइल की जो लड़ाई हुई है उसमें अमेरिका का जो सिस्टम इस्तेमाल हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम थाड, जितना अमेरिका के पास एयर सिस्टम है उसका 20 से 25% इस एक लड़ाई में खर्च हो गया है। और इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है $800 मिलियन। अब आप जोड़ते रहिए, $800 मिलियन में कितने पाकिस्तानी रुपए होंगे, कितने हिंदुस्तानी रुपए होंगे, सब जोड़ते रहिए। इतने पैसे सिर्फ 12 दिन की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे खर्च हुए हैं। आप सोचिए कि अगर ये पैसे अमेरिका अपने यहां अपने लोगों के डेवलपमेंट पे लगा पाता, जो ममदानी लगातार कह रहा है, जिसके चलते जो इस्लामोफोबिक हैं वो उसके खिलाफ हो गए हैं, हिंदुस्तान में भी और अमेरिका में भी, कि ये पैसे जो जंगों में बर्बाद हो रहे हैं वो अगर अमेरिका में लगाए जाते तो अमेरिका में बेघर नहीं होते, अमेरिका के लोगों को 2-2, 3-3 नौकरियां करके अपनी जिंदगी नहीं पालनी पड़ती। लेकिन नहीं, ये पैसे बर्बाद हो रहे हैं इन जंगों में, और ये पैसे तब तक बर्बाद होते रहेंगे कम से कम मिडिल ईस्ट में, जब तक फलस्तीन में कोई ढंग का सलूशन ये लागू नहीं करते। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। एक और बड़ा आरोप ये लगा है कि जो आटा भेजा जा रहा है उसमें एक ड्रग भेजा जा रहा है जिसका नाम ऑक्सीकोडोन बताया गया है। और ये जो ऑक्सीकोडोन है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ड्रग्स है जो आटे के बोरों के बहाने गजा के अंदर इजराइल सप्लाई कर रहा है। जहां इतनी शैतानियत भीतर भरी हो, आपको सच में कोई उम्मीद है कि गजा पर कोई ढंग का सलूशन निकल पाएगा? फिलहाल मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। जबरदस्ती अगर कोई सलूशन थोपा गया तो वो कब तक चलेगा, कितना चलेगा, ये देखना होगा। लेकिन एक बात मैं आखिर में कह के जा रहा हूं कि ट्रंप जो अपना पागलपन बढ़ाता जा रहा है, वो बाकी दुनिया के लिए तो खतरनाक है ही, सबसे ज्यादा खुद अमेरिका के लिए खतरनाक है। अगर वो ऐसे ही लगातार 1000 जगह पैर फंसाता रहा तो अमेरिका के लिए भी कल को बहुत मुश्किल आने वाली है। और नेतन्याहू तो खैर अभी फिलहाल अपने मुल्क में ही फंसे हुए हैं, कोर्ट में उनको पेश होना है। उनकी जो बार बार अर्जियां थी टालने की, उसको रोक दिया गया है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। 2-4 दिन के अंदर हो सकता है कई बड़ी खबरें सुनने को मिले। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान इजराइल की जंग दोबारा शुरू हो सकती है, और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या गजा के अंदर वाकई ढंग का सीज फायर हो सकता है। इसके इर्द गिर्द जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी डिटेल्स होंगी, मैं लगातार लेकर आता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, इनको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। गजा पर बात बंद नहीं होनी चाहिए। गजा के लोगों की आवाज हम और आप भी हैं, और हमें और आपको लगातार उनकी आवाज उठानी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।